नमस्कार। तो आज मैं हाजिर हूँ अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और नागरिक, सही अर्थों में नागरिक, जिन्होंने कविता सिर्फ शब्दों में नहीं रची बल्कि उनकी रचनाएं समाज में उनके जो काम कर रहे हैं, हम सब लोगों के लिए जो निरंतर जो उनकी व्यस्तताएं हैं, और जिस तरह से लिख रहे हैं, जिस तरह से वो हम लोगों का उद्बोधन कर रहे हैं, तो ऐसे अशोक वाजपेयी जी का आज वे 80 वर्ष के हो गए, उनका जन्मदिन है। और बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ और आप सभी लोगों की जो शुभकामनाएं हैं उनको साथ लेते हुए मैं आज अशोक जी की कुछ कविताएं भी सुनाऊंगी और उनके बारे में कुछ बातें भी। भारत भवन भोपाल में जो है उसका आप सब जानते हैं कि जो भारत भवन है उसकी संकल्पना और उसके निर्मिति में अशोक जी का बहुत हाथ है। और उनके निकलने के बाद तो जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप श्रीहीन हो जाते हैं कोई जगह, तो मैं कहूँगी कि उनके जाने के बाद वो जगह गोया श्रीहीन हो गई। लेकिन वो कैसा है, चार्ल्स कोरिया ने उसको डिज़ाइन किया था और कैसा है वो मेरी बातचीत। ये किताब, जिस किताब से मैं इस समय पढ़ रही हूँ, उस किताब का नाम है कोलाज। 2012 में आज ही के दिन यह किताब इसका विमोचन हुआ था। इसको तैयार किया पुरुषोत्तम अग्रवाल ने और इसकी जो इसकी संकल्पना जैसी है वो मनीष पुष्करे ने की थी। तो इसमें मेरे भी 2-3 लेख हैं, दो इंटरव्यू हैं, एक लेख है, ऐसा कहूँगी मैं। तो एक इंटरव्यू मैंने अशोक जी की अर्धांगिनी रश्मि वाजपेयी से भी किया था। आप लोग सब जानते हैं कि रश्मि जी अपने समय की बहुत अच्छी नृत्यांगना और हुआ करती थी और अभी भी वो नटरंग प्रतिष्ठान को चलाती हैं। और हमारे गुरु नेमी चंद्र जैन की और बहुत ही प्यारी जो हमारी बाल रंगमंच और रंगमंच की बहुत मंजे हुए जिन्होंने नाटक लिखे और नाटक करवाए बच्चों के अनेक, रेखा जैन की पुत्री हैं। तो उनसे जब मेरी 2012 में 11 में बात हो रही थी, क्योंकि 12 की जनवरी में तो ये किताब आ ही गई, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो भारत भवन पर बात हमारी हुई। और तब मैंने भारत भवन के बारे में एक बात कही थी और मैं वो आप लोगों के सामने पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। कैसा है भारत भवन, जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए खास तौर से। भारत भवन के का जो भवन है, जो मतलब उसका स्थापत्य उसके बारे में है। धीरे धीरे वो बिल्डिंग खुलती चली जाती है, जैसे आप मन के स्तरों को खोल रहे हों। कुछ इस तरह से वो खुलती है, उद्घाटित होती है। भोपाल ताल का जो विस्तार है और उसका जो सौंदर्य है, यानी एक तरफ जल और एक तरफ वो जो ऊंचाई है गवर्नर के घर की, राजमहल की, उसके बीच एक चीज छुपी हो कुंडलिनी की तरह, और आप धीरे धीरे चक्र दर चक्र नीचे जाएं। वो कमल के फूल की तरह नहीं खुलती, वो एक चक्र की तरह खुलती है और आप गहराई में जाते हैं। और फिर जब आप ऊपर आते हैं तो पूरा विस्तार है, वहां से भोपाल ताल बहुत खूबसूरत लगता है। तो ऐसा है भारत भवन, ऐसा है उसका भवन, उसकी बिल्डिंग। तो नेचुरली उस बिल्डिंग को बनाने, उसका कैसा डिज़ाइन हो चार्ल्स कोरिया के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि अशोक जी ने उस पर काम किया होगा। और वहाँ जिस तरह की कलाएं, जिस तरह का साहित्य, जिस तरह का मतलब एक सारे साहित्य और कलाओं के सभी विधाएं वहाँ जिस तरह से मिलती, अब मुझे नहीं मालूम, इन दिनों मैंने नहीं देखा, मैं तो थी ही बोलूँगी इस समय, आप लोगों ने देखा हो तो मुझे अपडेट कर दे। मिलती थी वो गजब मुझे मेरे कानों में इस समय। एक तरफ तो मुझे आज जो वहाँ के जनजातियाँ हैं उनकी कलाएं याद आ रही हैं, तो एक तरफ मेरे कानों में गूंज रहा है, मैं आप लोगों को सच बताऊं, कुमार गंधर्व का गायन, निर्गुण के गुण,
मैं गाऊं। वो गायन मैंने उसको वहाँ बैठ करके सुना है, और सचमुच में मैं इन सब चीज़ों के लिए जितनी कलाओं से परिचय कराया है, जितने गायन से परिचय कराया अशोक जी ने, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। एक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ एक कवि के लिए मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। तो ऐसे तो वो व्यक्ति हैं, आईएएस थे वो, और उनको मौका भी मिला इन सब कामों को करने के लिए। लेकिन ये जो एक काम होता है जो आदमी उमंग से, ऐसा लगता है जैसे वो अपने लिए इतना उमंग से कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा है। जब वो उद्घाटित होता है तो पता चलता है कि वो तो विश्व के लिए था, विश्व के लिए काम किया उन्होंने। और जिस तरह से आज वो हमारा उद्बोधन करते हैं, सब चीज़ें बताते हैं, हमें इस समय के बारे में बताते हैं। अगर आप लोगों ने कभी कभार उनका आप लोग पढ़ रहे हो तो आप जानेंगे कि वो हमें अपडेट करते रहते हैं, समाज के बारे में भी, आजकल की राजनीति के बारे में भी, साहित्य और कलाओं के बारे में भी, मनुष्यों के बारे में भी और किताबों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताते चलते हैं साथ साथ। तो ऐसे तो व्यक्ति, संस्था की तरह व्यक्ति जिसे कहते हैं ना, ऐसे हैं वे। तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपनी जो पहली कविता पढ़ने जा रही हूँ वो एक प्रेम कविता, कह सकते हैं एक प्रेम कविता है, लेकिन आप उसके चित्र देखिए और उस कविता के अंदर की जो गहराई और प्रेम में जो सन्निहित अवसाद होता है उसको भी सुनिए। रश्मि जी ने बड़े प्यार से बताया है। उनसे मैंने पूछा कि आपको उनकी कौन सी कविता सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उन्होंने कहा प्रार्थना और चीख के बीच। अशोक वाजपेयी जो आज जिस तरह से हमें दिखते हैं, उनकी मेकिंग में रश्मि वाजपेयी का कितना योगदान है इसको भुलाया नहीं जा सकता। एक स्त्री जो बराबरी से शुरू करती है हर चीज, और फिर वो एक तरह से काम करते हुए भी पीछे धीरे से हट जाती है, मानो कि वो पीछे के तारों को खींच रही हो, नेपथ्य में सब काम देख रही हो। तो नेपथ्य में जो काम करते हैं उनका कितना महत्व होता है। और इसीलिए मैं आज की सारी जो ये शुभकामनाएं हैं और प्रेम है और सब कुछ है, जो सम्मान है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए मैं पहली ये कविता पढ़ूँ। तो उन्होंने बताया कि मुझे ये वाली कविता सबसे ज़्यादा पसंद है, प्रार्थना और चीख के बीच। यह कविता उनके संग्रह शहर अब भी संभावना है कि सबसे आखिरी कविता है, और यह किताब हमारी शादी के दिन ही छप कर आई थी, यानी अशोक वाजपेयी और रश्मि जी की शादी के दिन। तो बहुत विशेष हो गई निसंदेह। तो देखिए, जरा सुनिए इस कविता को। प्रार्थना और चीख के बीच। ये चीज जो है ना, प्रार्थना और चीख या किसी चीज के बीच, इन दो चीजों के बीच बहुत बारी हम देखते हैं कि अशोक वाजपेयी की बहुत सारी कविताएं चलती हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक नदी है जिसका एक तट ये है और एक तट ये है और बीच में कविता बह रही है। और वो तट इस तरह से भी हो सकता है जैसे प्रार्थना और चीख। एक तट प्रार्थना का है तो एक तट चीख का। इस चीज को देखिए। मैंने कहा ना कि कविताओं में एक अवसाद घुला मिला है उनकी कविताओं में। तो इस कविता को मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले पढ़ती हूँ। प्रार्थना और चीख के बीच। जहां तुम थी अपने नाचते शरीर से अंतरिक्ष को प्रेम जैसे एक संक्षिप्त अनंत में ढालते हुए, वहां क्या मैं रख सकता हूं शब्द? जहां तुम थी अपने नाचते शरीर से अंतरिक्ष को प्रेम जैसे एक संक्षिप्त अनंत में ढालते हुए, वहां क्या मैं रख सकता हूं शब्द? उनका कोई संयोजन जो काव्य हो सके। तुम्हारा मुक्त अकेलापन आलोकित आकाश है जिसे मेरी कोई कामना, कोई चीख छू भी नहीं सकती। वहां अतीत एक किरण है और भविष्य एक अचानक फूल। वहां अतीत एक किरण है और भविष्य एक अचानक फूल। शाखाएं कुसुमित होती हैं मुद्राओं में, मुद्राएं एक नीरव प्रार्थना है
और संगीत एक अकेलापन। चट्टाने फूल हैं और फूल चट्टाने, शरीर एक समुद्र, शरीर एक समुद्र और समुद्र एक आकाश और आकाश एक अकेली चीख और चीख एक संपूर्ण प्रार्थना। आकाश एक अकेली चीख, गगन दमामा बज रहा है, बाजिया। सुने, इस भाव को सुने। शाखाएं कुसुमित होती हैं मुद्राओं में, मुद्राएं एक नीरव प्रार्थना है और संगीत एक अकेलापन। चट्टाने फूल हैं और फूल चट्टाने, शरीर एक समुद्र और समुद्र एक आकाश और आकाश एक अकेली चीख और चीख एक संपूर्ण प्रार्थना। मैं देखता हूं धीरे धीरे पास आते अंत को, मैं देखता हूं धीरे धीरे पास आते अंत को। नदी एकाकार होती है समुद्र से अनजाने, जल लौट आता है समय और कामना में। नदी एकाकार होती है समुद्र से अनजाने, जल लौट आता है समय और कामना में। पहली बार मैं पहचानता हूँ शब्दों के अवसाद में प्रार्थना और चीख के बीच स्थगित कविता जो कहीं नहीं रखी जा सकती। ये देखिए, कविता जो प्रार्थना और चीख के बीच कविता जो कहीं नहीं रखी जा सकती। जब भी कैसा भी समय हो, सुंदर समय हो, तब भी हम प्रार्थना करते हैं और एक तरह से धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और दुख के समय में हम प्रार्थना करते हैं कि कहीं से कोई एक तिनके का सहारा मिल जाए, एक तिनके के सहारे की आस रहती है। अशोक वाजपेयी की कविता इस समय, इस कठिन समय में तिनके के सहारे की तरह है। वो कब तिनके का सहारा एक नाव बन जाए, एक पतवार के साथ हमारे हाथ में आ जाए। शब्द वही है, शब्द ही सहारा है, क्योंकि यही सोचने को हमें, हम जब सोचते हैं तो हम शब्दों में सोचते हैं। हम जब सोचते हैं तो हम रेखाओं में नहीं सोचते, हम शब्दों में सोचते हैं। और उसके बाद चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत या कुछ भी, उसमें वो ढलता है। सोच तो शब्द में ही होती है। हमारी अभिव्यक्ति, हमारा पूरा का पूरा, हमारे जितने भी अनुभव हैं वो शब्दों में ही हमें पता चलते हैं। जब हमें दर्द होता है तो हम दर्द कहते हैं, चीखें, चीख निकले। लेकिन किसी ने पूछा क्या हुआ तो हम कहते हैं दर्द, दुख गया, कुछ चोट लग गई, वो दिल पे लगे या शरीर पर। अब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाती हूँ और ये कविता है, आप सब जानते हैं ना आप जानते हैं हमारे आश्विट्स को भी, यानी जर्मनी में यहूदियों को संहार को भी, और हमारे देश या विश्व भर में हो रहे जो जिस तरह से मानव का मानव के प्रति घृणा है, जितनी घृणा है, जितना अविश्वास है, जितने संशय हैं, शंकाएं हैं, डर है और करुणा का लोभ है। सुनिए ये कविता। और ये कविता, इस कविता में छोटी सी एक आशा, एक छोटी सी आशा, एक छोटी सी इच्छा, कवि की इच्छा, जो मेरी भी इच्छा है, उसको सुनिए। हम सबकी इच्छा वो है। आप सुनेंगे तो लगेगा अरे ये तो हमारी भी इच्छा थी। सुनिए। अगर हो सके तो मैं अपने समय के लिए उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूँ। उम्मीद की एक नई वर्णमाला। अगर हो सके तो मैं अपने समय के लिए उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? कुल 3 फीट ऊंची झुग्गी में नवजात शिशु के रोने और बर्फ से ढके निर्जन अरण्य के वृक्ष के कोटर में अपनी माँ की प्रतीक्षा करते पक्षी से। सुनिए,
सुनिए, ध्यान से सुनिए। कहाँ से शुरू करूं? कुल 3 फीट ऊंची झुग्गी में, 3 फीट ऊंची झुग्गी में नवजात शिशु के रोने। अब यहाँ मनुष्य का शिशु है और तुरंत चलिए निर्जन वन प्रदेश में जहां पर बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ से ढके निर्जन अरण्य के वृक्ष के कोटर में अपनी मां की प्रतीक्षा करते पक्षी से। बर्फ से ढके निर्जन अरण्य के वृक्ष के कोटर में अपनी मां की प्रतीक्षा करते पक्षी से। ण लिखूं आतंक के सामने लाठी, चश्मे और चरखे के अविचलित रहने से या दंगे की आग में सब कुछ राख हो जाने के बाद एक लहूलुहान बुढ़िया को अपना घर खोजने में मदद करती अपना सब कुछ खो चुकी औरत से। न कहां से शुरू होगा? सुनिए। न लिखूं आतंक के सामने लाठी, चश्मे और चरखे। हम देख रहे हैं किसको? और उसके साथ देखिए एक स्त्री को जो सब कुछ खो चुकी है। लाठी, चश्मे और चरखे के साथ देखिए, क्योंकि यह है वो धैर्य, यह है दूसरे का हाथ पकड़ लेने की जो हमारी कोशिश है, मनुष्यता है। वह न लिखूं आतंक के सामने लाठी, चश्मे और चरखे के अविचलित रहने से या दंगे की आग में सब कुछ राख हो जाने के बाद एक लहूलुहान बुढ़िया को अपना घर खोजने में मदद करती अपना सब कुछ खो चुकी औरत से। उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूँ जिसमें संसार के सभी बच्चे अपनी इबारत बिना हिचक और डर के लिख सके। बिना हिचक और डर। उस बच्चे के, वो नवजात शिशु जो रो रहा है, पहली रुलाई जो हम सब लोगों के मन में एक आशा भर देती है, जीवन की आशा। अगर वही बच्चा ना रोए तो जो बच्चा जन्माती है उससे लेकर के जो बच्चा जन्मती है वह और बाहर खड़े लोग सब एक चिंता में पड़ जाते हैं कि बच्चा रोया नहीं। तो फिर से इस कविता को मैं सुनाती हूँ उस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर के कोई वर्णमाला नई ढूंढेंगे जिसमें करुणा, प्रेम, अहिंसा, विश्वास, आस्था, ये कुछ अक्षर हम लोग अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में लिख सकें। तो मैं इस कविता को एक बार फिर से आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मैं अपने समय के लिए उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? कुल 3 फीट ऊंची झुग्गी में नवजात शिशु के रोने और बर्फ से ढके निर्जन अरण्य के वृक्ष के कोटर में अपनी मां की प्रतीक्षा करते पक्षी से। ण लिखूं आतंक के सामने लाठी, चश्मे और चरखे के अविचलित रहने से या दंगे की आग में सब कुछ राख हो जाने के बाद एक लहूलुहान बुढ़िया को अपना घर खोजने में मदद करती अपना सब कुछ खो चुकी औरत से। उम्मीद की एक नई वर्णमाला लिखना चाहता हूँ जिसमें संसार के सभी बच्चे अपनी इबारत बिना हिचक और डर के लिख सके। अब एक और कविता मैं सुनाती हूँ। मैंने शब्दों को जली हुई हड्डियों की तरह राख के ढेर से कभी नहीं उठाया। सुनिए, ये जो फोर्स है, ये जो विश्वास है अपने पर कवि का, इसको सुनिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि कई लोग राख की हड्डियों, फूल जब चुनते हैं ना तो उसी से कुछ बनाने की सोच लेते हैं, उसी से अपने लिए महल खड़ी करने की सोचते हैं, उस पे रोटियां सेकते हैं, अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। अब इस कवि को सुनिए। मैंने शब्दों को जली हुई हड्डियों की तरह राख के ढेर से कभी नहीं उठाया और ना ही उन्हें मवाद भरे रिश्ते घाव की तरह कभी छुपाया। मैंने भव्य संगीत नहीं सुना,
मनुष्य की चमड़ी के लैंप शेड के मध्यम प्रकाश में। आपको पता है ना कि जब यहूदियों को मारा गया तो हुआ कि अब क्या करें, तो बालों का क्या करें, हड्डियों का क्या करें, दांतों का क्या करें, और चमड़ी के लैंप शेड बनाए जा सकते हैं जिसमें सुंदर चित्रकारी की जा सकती है। तो सुनिए, और ना ही उन्हें मवाद भरे रिश्ते घाव की तरह कभी छुपाया। मैंने भव्य संगीत नहीं सुना मनुष्य की चमड़ी के लैंप शेड के मध्यम प्रकाश में। फिर भी क्यों लगता है मुझे कि मैं जिम्मेदार हूं कि मैं होता उस अधरात को तो अपने पड़ोसियों का हाका होने पर भयातुर देखता रहता उन्हें ले जाए जाते। ईश्वर से जिस पर मेरा कोई भरोसा नहीं, करता एक डरपोक प्रार्थना और अपनी भाषा को धो पोंछ कर साफ कर लेता कीचड़, खून और डर से। दिन के घर घुसे लिखता धूप की उज्जवल दिन की निर्मल कविता मैं नहीं था, पर होता तो चुप होता। इसलिए मैं अपने बचे हुए को बीते हुए की तरह देखता हूं, हरे के विवर में उभरती पीले की दरार की तरह। मैं अपनी प्रार्थना में दबी चीख सुनना चाहता हूं। देख रहे हैं आप कि बहुत से लोग चुप हो जाते हैं आसपास के लोगों पर जब हिंसा होती है, उन पर जब अत्याचार हो जाता है, इस डर से कि उन पर ना कुछ हो जाए। लेकिन सच बात है कि जो चुप रह जाते हैं ना, वो सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि एक आवाज़ अगर उठाई होती तो शायद कोई उस चीख को सुन लेता, शायद कुछ अच्छा हो जाता। तो एक तरह से ये हम लोगों के लिए एक चेतावनी है। कवि हमें एक चेतावनी दे रहा है कि उठो, एक शब्द तो बोलो, एक शब्द, एक चीख। प्रार्थना में उठे हुए हाथों को किसी के उसके बढ़ा दो और किसी का हाथ थाम लो, तभी प्रार्थना भी मंजूर होती है जब उसके साथ कर्म जुड़ता है। इसीलिए मैं अशोक वाजपेयी को एक कर्मठ कवि कहती हूँ। आज जो मैंने लिखा, मैंने कहा कि एक कर्मठ कवि को जन्मदिन मुबारक, क्योंकि यह व्यक्ति खाली शब्द नहीं लिख रहा, ये हमारे साथ सड़क पर खड़ा होता है, ये अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने वाला व्यक्ति है। प्रतिबद्धता किसके लिए, किसके प्रति? उसके प्रति जिसे प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जिसके लिए गांधी कहते हैं कि वो जो कतार में खड़ा वाला आखिरी आदमी है, उसके आंख के आंसू को पूछो। ऐसा कोई काम जो उसके आंखों में आंसू ना लेकर आए। तभी तो चरखा, चश्मा और लाठी, इसकी बात हमने अभी भी सुनी। और अब सुनिए आप एक कविता। ओ माय गॉड, ये अभी भी मैंने पिछले दिनों इसको सुना था, मतलब फेसबुक पर पढ़ा था मैंने, और मैं वो कविता आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा सा कविता का शीर्षक है, जरा सा, थोड़ा सा। अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। यहाँ मनुष्य सुनिएगा, इसको पुल्लिंग ही मत देखिएगा। हम सब में थोड़ा सा मनुष्य, उसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है, सब है, उभयलिंगी भी है, सब है। अगर बच सका तो वही बचेगा, जो हम सब में थोड़ा सा आदमी, जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर, जो रास्ते में पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है, जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता, वही थोड़ा सा आदमी। जो धोखा खाता है पर प्रेम करने से नहीं चूकता, जो धोखा खाता है पर प्रेम करने से नहीं चूकता, जो अपनी बेटी के अच्छे फ्रॉक के लिए दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता, जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है, जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है, वही थोड़ा सा आदमी। जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं उगता,
जो अपने घर को चीज़ों का गोदाम होने से बचाता है, जो दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है, दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी से दुखी होता है और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरों को ही नहीं कोसता, वही थोड़ा सा आदमी जिसे खबर है कि वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अहरह एक हरा गान, आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य, पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण, वही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा। अगर ये थोड़ा सा आदमी हम सब में बच जाए, ये थोड़ा सा मनुष्य हम सब में बच जाए, तो ये पृथ्वी ही बच जाएगी। आप देखिए इस कविता का विस्तार। ये कविता शुरू होती है जो अपने बच्चे के नंबर पढ़वाने से, यहाँ से ये कविता शुरू होती है और चलती है कि बेटी के फ्रॉक के लिए किसी के थिगड़े ना पहने, ऐसा नहीं, कोई मतलब थिगड़े पहन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे दूसरे बच्चे थिगड़े पहने या वो अपना चुपड़ी खाते हुए दूसरों की सूखी रोटी के बारे में नहीं सोचता। और दुख को अर्जी बदलने, जब हम अर्जी लिखते हैं, कभी भी दरख्वास्त लिखते हैं, ये मुझे वाक्य इतना गजब लगा है, ये एक वाक्य मजा हुआ, ब्यूरोक्रेट ही इस वाक्य को लिख सकता था कि जो भी अर्जी होती है वो कोई ना कोई दुख की शिकायत या दुख के निवारण के लिए उसकी अर्जी होती है ना। अर्जी तो दुख के निवारण के लिए होती है। ये बहुत गजब की बात लगी मुझे। और वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अहरह एक हरा गान। आप मनुष्य से प्रकृति तक पहुंच गए, पूरे ब्रह्मांड विस्तार में पहुंच गए। पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण, शब्द नहीं व्याकरण, जो एक तरह से कैसे शब्द बोले जाए, कैसे हो, इसको नियमबद्ध करते हैं। यानी पक्षियों का होना, उनका गाना प्रकृति को नियमबद्ध करता है, प्रकृति के रित को बचाता है। जब तक रित अपने हिसाब से नहीं चलेगा, जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, उस तरह से नहीं, रित अगर उल्टा हो जाए, जैसे कि अब हो रहा है, जिसको हम लोग मतलब कह रहे हैं कि मतलब क्लाइमेट चेंज, ये सब, उसको सुनिए इसमें। वही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा। असल में हमें उसी आदमी को बचाना है। और इस कविता के साथ ही मैं आज आप लोगों से अपनी बात खत्म करती हूँ। अशोक जी को, आप लोगों के सबके साथ मिल करके मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और सच कहूँ आप लोगों को तो मुझे ये कविताएं आज एक बारी फिर से पढ़ करके, उनके बारे में आज फिर से एक बारी सोच करके बहुत आनंद हुआ। और इस आनंद को मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ। और नमस्कार, शुभकामनाएं दीजिए।